मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? आप मुझे देख पा रहे हो? विजिबल हूँ, ऑडिबल हूँ। मुझे दिख रहा है कि हाँ, थिंग्स आर फाइन। ओके, कूल। एक बार आवाज चेक करना। ओके, ऑलराइट। सो गाइस, लास्ट सेशन जो हमने किया था वो किया था क्या, पार्लियामेंट हमने शुरू किया था। ये सेकंड सेशन है। तो हमने आर्टिकल 79 कर लिया था। आर्टिकल 79 जहाँ पे कहता है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ना, कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और टू हाउसेस ना, जिसको हमने हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला था और हाउस ऑफ लोकसभा बोला था ना। आपको मैंने बताया था कि अ, जो आपका राज्यसभा होता है ना, उसको उच्च सदन क्यों बोलते हैं, अपर हाउस क्यों बोलते हैं, है ना। और आपको मैंने बताया था लोकसभा को लोअर हाउस क्यों बोलते हैं। सो उनकी पावर में बहुत डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं कुछ चीजों को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा जो है ना, लोकसभा की पावर्स थोड़ी सी पैसों को लेके ज्यादा है, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं। तो जो पैसा है वो उन्हीं के पास रहेगा। तो जो मनी बिल है, मनी बिल के रेफरेंस पे लोकसभा की ज्यादा ताकत रहती है। अगर देखा जाए तो बाकी सारी चीजों में राज्यसभा बराबरी है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो राज्यसभा है वो आपकी फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, संघवाद को रिप्रेजेंट करती है, मैंने ये भी बताया था ना। और ये भी बताया था कि राज्यसभा हमारा जो है वो परमानेंट हाउस है। वो अबॉलिश नहीं होता, वो डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा की जैसे लोकसभा होती है वो 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, एज यूजुअल, है ना। यूजुअली 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। यूजुअली क्यों बोल रहा हूँ, अभी जब हम लोकसभा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो राज्यसभा है ये परमानेंट हाउस है। ये रिजॉल्व नहीं होता। इसके मेंबर्स जो है वो 1/3 हर 2 साल में, जैसे तीसरा साल स्टार्ट होता है वैसे ही वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, बट ये हाउस परमानेंट है। ये हाउस परमानेंट है। ठीक है, समझ आ गया? बोले आगे चलते हैं। तो आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, अ, मैंने आर्टिकल आपको 80 भी पढ़ाया था, जिसके अंदर बताया गया है कि कितनी स्ट्रेंथ होगी, है ना। और मतलब स्ट्रेंथ कितनी होगी राज्यसभा की, जो उसमें लिखा हुआ है ना। 238 बोला इलेक्टेड होंगे, 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड हो सकते हैं, है ना। तो 12 मैंने आपको ये भी बताया था कौन कौन से सेक्टर्स से नॉमिनेट होंगे, है ना। क्या बताया था? आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल वर्क। ठीक है, ध्यान रखना रही, स्पोर्ट्स नहीं है। हमें 2012 का इंसिडेंट याद रहता है, 2012 की न्यूज याद रहती है, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर साहब जो थे उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। वो ध्यान रखना है। उनको आर्ट्स की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, उनको स्पोर्ट्स में नहीं रखा गया था। स्पोर्ट्स कोई कैटेगरी नहीं है। गलती मत करना है यहाँ पे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स की कोई कैटेगरी नहीं है। 4 कैटेगरीज थी: आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल वर्क। पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं। ओके, सो
पहले कर लेते हैं, चलो इलेक्शन टू राज्यसभा, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। इलेक्शन टू राज्यसभा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, समझो। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जिसमें आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली वोट करते हो, है ना। आप चाहते हो, इलेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना। सो फॉर एग्जांपल जैसे विधायक का चुनाव होता है, आप जाते हो ना, जब एमएलए के चुनाव होते हैं तो आप जाते हो, वोट करके आते हो, और अपनी पसंद के एमपी एमएलए को चुन के आते हो, आप डायरेक्टली उसके लिए वोट कर रहे हो, ठीक है। आप वोट कर रहे हो डायरेक्टली एमपी और एमएलए के लिए, तो हो गया क्या, डायरेक्ट इलेक्शन। क्योंकि आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर बंदे को जो खड़ा था, जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, पार्टिसिपेट के जो इलेक्ट होने के लिए खड़ा था, कैंडिडेट था, है ना, एमपी और एमएलए, आपने उसको जाके डायरेक्टली वोट किया, है ना। वो हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। जो राज्यसभा में इलेक्शन होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे, आप डायरेक्टली राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए आप वोट नहीं करते हो, आपके चुने हुए एमएलए जो हैं, जो एमएलए होते हैं ना, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो आपके चुने हुए एमएलए होते हैं, वो वोट करते हैं। तो आपने डायरेक्टली राज्यसभा के सांसदों के इलेक्शन में सीधा पार्टिसिपेट नहीं किया, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने जाके वोट नहीं किया है। आपने क्या किया, आपने वोट किया है एमएलए को, एमएलए ने जाके वोट किया है उस पर्टिकुलर सांसद के लिए। तो ये क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। सो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर कौन कौन से इलेक्शन यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का भी सेम होता है, इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, कह रहे हो पॉइंट। अगला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमारे पास जो राज्यसभा है ना, ठीक है, राज्यसभा में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, जनसंख्या के हिसाब से स्टेट्स को सीटें एलोकेट हो जाती है, जनसंख्या के हिसाब से सीट्स एलोकेट हो जाती हैं, सीट्स बांट दी जाती हैं जनसंख्या के हिसाब से। जैसे उत्तर प्रदेश आपका मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है, तो उसके पास ज्यादा सीट्स है। सिक्किम, त्रिपुरा, छोटे 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 है ना, त्रिपुरा को एक ही सीट मिला हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के प्रोपोर्शनल है, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स एलोकेट हुई हैं, मतलब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन आपका हो रहा है, जिसकी ज्यादा संख्या है उसका उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। यूपी में ज्यादा जनसंख्या है, उसके हिसाब से राज्यसभा के अंदर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है यूपी का है, ठीक है। त्रिपुरा में जनसंख्या कम है, इस वजह से वहां पे रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में कम है। समझ आ गया, ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ओके। अगला है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो अभी चूंकि अभी हमने लोकसभा किया नहीं है और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी नहीं किया, बट आपने पहले पढ़ा होगा, है? तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको
लेगा तो रहा है। ओके, सो उल्टा पड़, ओके, तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इलेक्शन की होगी। लेट्स सपोज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पानी गिर गया सड़क पे, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कैलकुलेशन लेके चलते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेट्स सपोज ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ए है, यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ए के लिए लेट्स सपोज 10 बंदे खड़े हो गए, ठीक है। ए खड़ा था, बी खड़ा था, सी खड़ा था, डी खड़ा था, सी खड़ा था, चलो 5 ही रखते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेट्स सपोज वोट्स जो थे ना 2000 वोट्स है, मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2000 वोट्स है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली 2000 वोट का कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, एक छोटे से गांव में 2000 वोट हो जाते हैं, है ना। तो आइडियली अगर देखा जाए तो विनर कौन होना चाहिए, जिसको ज्यादा लोग सपोर्ट करें। कहने का मतलब ये है, अगर इसमें किसी को 1001 अगर लोग सपोर्ट करेंगे तब ये विनर होगा। मतलब अगर इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 2000 वोट्स है, देखा जाए सही मायने में, ठीक है, सही मायने में अगर देखा जाए तो क्या है, विनर वो होगा जिसको कम से कम 1001 लोग सपोर्ट करें। बट हमारे सिस्टम में क्या होता है, बी सी डी और ई, सपोज ई को मिल गए 500 वोट्स, डी को मिल गए 300 वोट्स, सी को मिल गए 200 वोट्स, डी को मिल गए 400 वोट्स, 4 2 6 3 9 5 14, और इसको मिल गए 600। ठीक है, तो आपके हिसाब से इस नए वाले सिस्टम के हिसाब से फर्स्ट पार्ट पास दी वोट, वो सिस्टम के हिसाब से विनर कौन हुआ, ई। ई को कितने मिले, 600 वोट्स, तो ये विनर हो गया, राइट, विनर हो गया। अगर देखा जाएगा इस, आपको नहीं लगता कि इसको 600 लोगों ने पसंद किया, लेकिन इसको 500 ये, 300 ये, 800, 200, 1000, 1000 और 1400 लोगों ने रिजेक्ट भी तो किया, है ना। 600 ने तो उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, बट 1400 लोगों ने रिजेक्ट भी तो किया। तो आइडियली हो क्या रहा है, इस सिस्टम के अंदर तो 1400 लोग हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया, उनकी से खत्म हो रही है। 600 लोग जो थे जिन्होंने इसको ज्यादा वोट दे दिए हैं, इस पर इन सभी लोगों में, मतलब कहने का मतलब जो वोट्स जो थे, डी को मतलब डी को जो वोट्स मिल गए हैं, ज्यादा वोट्स मिल गए, कंपैरेटिवली 4 5 6 लोग कैंडिडेट खड़े थे, तो इसको हमने क्या किया, विनर कंसिडर कर लिया। अगर देखा जाए तो सही मायनों में ये हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, इसको 600 तो मिले, 1400 ने रिजेक्ट किया ना, तो ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन क्योंकि अगर देखा जाए तो बाकी लोग भी तो है, जैसे इनको 1400 ने रिजेक्ट किया, तो इसको कितने 1600 ने रिजेक्ट कर दिया, 1800 ने किया, इसको 1700 ने किया, इसको 1500 ने रिजेक्ट किया, समझ आ रहा है ना। तो आइडियली जो हम 1100 की कहानी कह रहे थे, अगर सच में रिप्रेजेंटेशन होता है तो 1100 लोग वोट करते, मतलब 1100 लोग पसंद करते, तो मेजोरिटी वाले मेजोरिटी लोग थे जो उन्होंने कैंडिडेट को पसंद किया था।
बट इस केस में क्या हो रहा है, जिसको ज्यादा वोट्स मिले हैं वो यहाँ पे विनर हो गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। समझ आया, जो हम नॉर्मली एमएलए के चुनाव और लोकसभा में यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो हम अभी पढ़ना चाह रहे थे, क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको थोड़ा सा समझना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अब समझना है क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज कोई एक कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज एक ए स्टेट की विधानसभा है। ठीक है, जहां पे लेट्स सपोज सीट्स है 5, मतलब 4 सीट्स है, 4 सीट्स के लिए इलेक्शन होना है, राज्यसभा की 4 सीट्स के लिए इलेक्शन होना है। और वहां पे टोटल वोट्स जो है ना, टोटल वोट्स मान लेते हैं 200 है। फॉर्मूला क्या होता है, वोट्स कैलकुलेट करने का, विनर होगा उसके लिए क्या करेंगे, वोट काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इज इक्वल टू करेंगे टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय वैकेंसीज प्लस 1 क्या हो गया, 205, यहाँ कितना हो गया, 41, मतलब 41 सीट्स, 41 वोट्स जिसको मिल जाएंगे वो विनर हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ आ गया कि मुझे विनिंग वोट्स कितने चाहिए, या नहीं समझ आएगा ये फॉर्मूला है कि जितनी वैकेंसीज होती हैं +1 टोटल वोट से डिवाइड कर दो +1। ठीक है, तो चाहिए कितने, 41 वोट्स चाहिए। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ए बी सी डी, ये 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं इलेक्शन में। ठीक है, ये 4 इलेक्शंस में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे मान लेते हैं ये वोटर्स है, लेट्स सपोज ये मेरा वोट है, ये मान लेते हैं रैंडमली सचिन का वोट है, ये मान लेते हैं महिमा ने वोट किया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेफरेंस होगा, प्रेफरेंस देंगे, 4 लोग हैं, मुझे प्रेफरेंस देना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने ए को दिया 3, मैंने बी को दे दिया 2, सी को दे दिया 1, और डी को दे दिया लेट्स सपोज 2। सॉरी, तो ए की प्रेफरेंस नहीं दे सकते ना, अलग अलग देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 4। सिमिलरली सचिन ने किसी को लेट्स सपोज 1 दे दिया, उसको 2 दे दिया, उसको 3 दे दिया, तो 4 दे दिया। महिमा ने फॉर एग्जाम्पल इसको 4 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया और 1 दे दिया। ठीक है, अब काउंटिंग करो। अब जब काउंटिंग की तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर वाले को काउंट कर लेंगे, एक को वोट कितने मिले हैं, जिसको 1 मिला है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक को फर्स्ट प्रेफरेंस कितना वोट मिला है, एक को 1, बी को कितने मिल गए, 2 2 4, कुछ नहीं मिला, 0। सी को कितना मिला, 1, और डी को मिला 1। इस केस में क्या होता है, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस के जितने कम वोट्स, सबसे कम वोट्स मिलेंगे, उसको हम इस कॉन्टेस्ट से बाहर भेज देंगे और हम उसको हारा हुआ मान लेंगे, हम उसको हारा हुआ मान लेंगे।
और इसके वोट्स जो सेकंड प्रेफरेंस होंगे ना, उसको हम क्या करेंगे, बाकी लोगों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो, बी चला गया, बी चला गया। ठीक है, जब बी गया तो उसको वोट कितना मिला है, जो बी के वोट्स थे ना, ठीक है ना, इसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस, जो इसके प्रेफरेंस वाले जो वोट्स जो थे, बी वाले, जो बी गया, ठीक है, तो उसके हाँ, सेकंड प्रेफरेंस वाले उठाएंगे और हम क्या करेंगे, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है, जैसे बी था, बी को मैंने 2 दिया था। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक वोट का काउंट 41 नहीं आ जाता। ठीक है, जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे इस सेकंड वाले टर्म में, उसको बाहर कर देंगे, उसके वोट जो होंगे वो आपस में बांट लेंगे। यहाँ से समझ आ गया? तो ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब वोट तो एक ही होगा पर्टिकुलर एमएलए का, लेकिन वो प्रेफरेंस के तौर पे देगा, बताएगा कि तेरा ए कितने प्रेफरेंस पे है, बी कितने प्रेफरेंस पे है, सी कितने प्रेफरेंस पे, डी कैसे कितने प्रेफरेंस पे है, और वो वोट फिर ट्रांसफर होता रहेगा उसके अगले प्रेफरेंस में। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्या किया था, सी को मैंने नंबर 1 दिया था। अब क्या है, अगर सी नहीं जीत रहा है, मान लेते हैं सी हार गया, है ना, तो मेरा जो अगला प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला, है ना, तो सी को, जैसे इसको सचिन को 3 दिया था, महिमा को 2 दिया था, है ना। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है सिटीजन बनने की, मतलब सिटीजन बोल रहा हूँ, राज्यसभा का एमपी बनने की क्या एलिजिबिलिटीज है, मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि वो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी एज 30 साल या 30 साल से ऊपर होनी चाहिए, और उसको एक शपथ लेनी पड़ेगी ट्रू फेथ एंड एलिजेंस की, और सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करने की। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। और साथ में ये भी बोलता है, कोई जो जो एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, वो भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, हम इस पर डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, तो इसमें बताएंगे हम, तब पता लगेगा आपको कि राज्यसभा का जो एमपी है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है पार्लियामेंट में। इसका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन में कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम ये डिस्क्वालिफिकेशन पे विल डिस्कस दिस। अभी इतना याद रखो आप, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 30 साल से ऊपर का होना चाहिए, 30 साल या 30 साल का ऊपर होना चाहिए, और उसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेन्योर ऑफ राज्यसभा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, जो टेन्योर होता है राज्यसभा का, वो 6 years होता है। कहाँ लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, और इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू रिजोल्यूशन। इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे एवरी 2 साल में। ठीक है, कोई टर्म फिक्स नहीं करी कॉन्स्टिट्यूशन ने, बोला कि पार्लियामेंट करेगी टर्म फिक्स इसका। ठीक है, अब
होता क्या है देखो, वैसे मैंने उस दिन समझाया था, ये 3 खाने हैं। ड्राइंग मस्त, बहुत मस्त है यार, मतलब नोबेल मुझे मिलने वाला है। ठीक है, ये 3 खाने हैं, 2-2 साल के। अब क्या होगा, ये जो जैसे थर्ड ईयर स्टार्ट होगा तो ये वाले क्या हो जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो यहाँ से नए वाले अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगले साल क्या होगा, ये इधर पहुंच जाएगा, मतलब अगले 2 साल बाद क्या हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये वाले इधर आ जाएंगे, तो और नए वाले हमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता रहेगा, हर 2 साल में क्या होगा, 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने उस दिन भी आपको बताया था, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आती, कैजुअल वैकेंसी अगर आ गई, कैजुअल वैकेंसी अगर आ गई, तो ये जो टर्म होगा इसका, ये ओरिजिनल वाला टर्म ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई एक एमपी है राज्यसभा का, 2023 में अपॉइंट हुआ, तो वो कितने साल रहेगा, 6 साल रहेगा, 2029 में रिटायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेथ हो जाती है सपोज 2024 में, और इसकी जगह एक नया एमपी अपॉइंट होता है, तो उसका टेन्योर 2019 में ही खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि ये जाके 24 में अपॉइंट हुआ, 2030 में नहीं जाएगा, 2019 में ही रिटायर हो जाएगा। पूरा सर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है राज्यसभा का, आपको मैंने उस दिन बताया था, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वो क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। मतलब जो बंदा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरपर्सन हो जाएगा, चेयरमैन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी होगा जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन हो जाएगा। ठीक है, कास्टिंग वोट होता है उसका, कास्टिंग वोट बोले तो वो नॉर्मली वोट नहीं करेंगे, लेकिन जब कहीं कुछ टाई हो जाएगा तो वो टाई ब्रेकर वोट करेंगे, उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। उनकी जो सैलरी है वो चार्ज एक्सपेंडिचर होती है। कहने का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है वो वोट नहीं करती इनकी सैलरी पे, इट इज अ चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो एब्सेंट है, नहीं है ना, तो क्या होता है, राज्यसभा जो होती है अपने मेंबर्स में से इलेक्ट कर लेती है एक मेंबर को, जिसको हम डेप्यूटी चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, बट जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो मेंबर है। ये नहीं है मेंबर, बट ये मेंबर है। ठीक है, ये भी कास्टिंग वोट होता है इनका, जब वो प्रिजाइड कर रहा है हाउस को, अदरवाइज वो पहली बार में ही वोट कर सकता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि द चेयर नेवर वोट। ठीक है, चेयर तभी वोट करेगी जब टाई होगा। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट साहब भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है, गाइस एब्सेंट है, डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट है, वेकेंट नहीं, एब्सेंट है। तो क्या होता है कि वाइस में जो हमारे चेयरमैन साहब है, वाइस प्रेसिडेंट साहब है, कुछ राज्यसभा मेंबर्स में से कुछ को नॉमिनेट कर देते हैं वाइस चेयरपर्सन। तो जब डिप्टी चेयरमैन नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट साहब नहीं है, ठीक है, प्रेसाइड नहीं कर सकते हाउस को, ठीक है, तब ये वो जो वाइस चेयरमैन है वो हाउस को प्रेसाइड करते हैं। ध्यान रखना, जैसे मैं भी बोल रहा था, ये हाउस को प्रेसाइड नहीं कर सकते अगर चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट है। ठीक है, हो जा रहा है, कूल है, ग्रेट।
तो ऑलमोस्ट हमने राज्यसभा खत्म कर ली है। कल हम करेंगे लोकसभा।